मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आईएमएफ के बारे में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि देश में यानी अभी एक सुर्खियां बनी हुई है कि हाल ही के दिनों में आईएमएफ के चीफ ने भारत की जमकर तारीफ की है, और सवाल आएगा कि किस बात के लिए तारीफ कर रही है। और वो आईएमएफ भारत की योजनाओं का मुरीद बन चुका है, अर्थात भारत में बहुत सारा योजना जो चल रही है, जिसमें से दो प्रमुख योजनाओं के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। एक है भारत का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और एक है भारत में जो चल रही है लंबे अरसों से डीबीटी योजना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी आज हम लोग को मुख्यतः तीन टॉपिक पढ़ना है कि आईएमएफ क्या होता है, डीबीटी योजना क्या है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या हो। दोस्तों, आईएमएफ को जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे वर्तमान के जो सुर्खियां बनी हुई थी डीबीटी योजना। देखिए दोस्तों, डीबीटी योजना होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी नाम से ही स्पष्ट होगा कि इसमें जनता तक लाभ जो है वो डायरेक्ट पहुंचता है। दूसरे शब्दों में यानी आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार के लंबे अरसों से माने बहुत दिन से तरह तरह की योजना चली आ रही है। तो उस योजना को पहले क्या था कि डायरेक्ट मतलब पैसा कैश आपके हाथ में पहुंचता था। मान के चलिए, अगर 100 रुपया अगर किसी जनता तक पहुंचाना होता था तो जनता तक पहुंचते पहुंचते उसके पास मात्र 25 रुपया 30 रुपया ही पहुंच पाता था, और जो बाकी का पैसा होता था विभिन्न ऊपर के जिसको बिचौलिया बोलते हैं, बिचौलिए के माध्यम से उसको दलाली यानी खत्म कर दिया जाता था और जनता तक डायरेक्ट लाभ नहीं पहुंच पाती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यानी जनता तक डायरेक्ट लाभ पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार ने एक डीबीटी योजना लाई। इस डीबीटी योजना के तहत सबसे पहला काम क्या किया गया कि आपका एक जनधन अकाउंट खोला गया था। सबको याद है 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद सभी जनधन अकाउंट को आधार से लिंक किया गया और साथ ही साथ सभी जो जनधन अकाउंट था आधार को मोबाइल से लिंक किया गया। इसका अर्थ यह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आपका एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट को में आपका पैसा पहुंचेगा। उसके बाद एक आधार कार्ड होता है, यानी आधार कार्ड का उद्देश्य है कि जो आपका अकाउंट है इस यूनिक आईडी यानी आधार में आईडी होता है, मतलब जो जनता होता है आदमी का पहचान होता है, तो पहचान के लिए आधार कार्ड हो गया। और जनता को इसका न्यूज यानी खबर पता चले इसके लिए उसको मोबाइल से लिंक किया जाता है। अर्थात पूर्ण रूपेण अगर 100 रुपया आज सरकार की योजना है तो 100 रुपया जनता तक पहुंच पाता है, जिसका उदाहरण आप विभिन्न स्वरूपों में देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, तमाम जितने भी योजना आप देख पा रहे हैं इसमें अब क्या होता है, कृषि मानधन योजना, जितने भी योजना भारत में आप देख पा रहे हैं उसमें क्या होता है कि सरकार जितना पैसा अगर किसी जनता तक पहुंचाना चाहती है तो वो जनता के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाती है। इसी योजना को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस योजना यानी कि क्या था कि एक बड़े लोकतांत्रिक देश यानी भारत में इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश में यह बहुत कठिन काम था कि जनता तक कोई लाभ को पहुंचा पाता, और भारत ने ऐसा योजना को सफल बनाया है मोदी सरकार के द्वारा। तो इसी योजना का कौन मुरीद हो गया, आईएमएफ। अब समझेंगे, अगर कहीं भी तारीफ होगा तो इस क्रेडिट को लेने के लिए आपसे जो राजनीतिक गलियारा होती है उसमें बहस तो छिड़ना ही है। तो बहस के स्वरूप में आप देख पाएंगे कि अभी एक वर्तमान में एनडीए सरकार जो सरकार में है और दूसरा मुख्य विपक्षी में यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी चिदम्बरम, ये पूर्व में भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनका कहना था कि आज जो आईएमएफ जिस चीज का भारत का जमकर तारीफ कर रहा है, असल में उस योजना को यूपीए यानी कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त ही लाया गया था। लेकिन आज जब इसको अगर क्रेडिट मिल रहा है तो वो एनडीए सरकार को यानी मोदी सरकार को मिल रही है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ये जो आधार कार्ड योजना थी ये 28 जनवरी 2009 को लाई गई थी, जबकि ये 1 जनवरी 2013 को ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाया गया था। ये तो यूपीए सरकार में लाई गई थी, लेकिन ये योजना का जो सारा क्रेडिट है मोदी सरकार को क्यों मिल रहा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी सरकार ने जब ये डीबीटी 2013 में योजना आया था तो इसको पूरे भारत में पूरे देश स्तर पर लागू नहीं किया गया था, जबकि 12 दिसंबर 2014 ईस्वी से इसको नियमित रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों
कि आईएमएफ क्या होता है। अब इतना सारा चीज तो हम लोग पढ़ लिए कि आईएमएफ के द्वारा तारीफ किया गया, अब हम देखते हैं कि आईएमएफ क्या होता है। दोस्तों इसका इतिहास हम, क्योंकि हम जो है कोई भी चीज आपको अगर बताएंगे तो उसको फुल एनालिसिस के साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको हम व्याख्या करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आप लोग का जानकारी होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। उस समय पूरे विश्व को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति से उसको गुजरना पड़ा था और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 1929 ईस्वी तक आते आते पूरा विश्व एक महामंदी के दौर से गुजर रहा था। यानी पूरे विश्व के जितने भी देश थे सबकी आर्थिक किसी न किसी रूप में क्या हुआ था, आर्थिक क्षति हो गई थी। इस उद्देश्य से इसको पूरा करने के लिए, खात्मा करने के लिए सारे देशों का एक विचार आया कि कोई ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो आने वाली परिस्थितियां को, आपदाओं को हल कर सके, अर्थात आर्थिक जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके, जो समस्या 1929 में महामंदी के दौरान आए थे। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि पूरे विश्व स्तर पर अगर लोन प्रोवाइड कराने वाली दो बड़ी संस्था है तो एक आईएमएफ है और एक वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक को आप IBRD कहते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब समझते हैं इसका इतिहास क्या है। दरअसल बात क्या हुआ था कि 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक एक स्थान पे सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में टोटल 44 देशों ने भाग लिया था और यह सम्मेलन टोटल 22 दिन तक चला था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी इसका मतलब 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पे सम्मेलन बुलाया गया, 44 राष्ट्रों ने भाग लिया, 22 दिन तक ये मतलब सम्मेलन चला। फलस्वरूप 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र की दो बड़ी संस्था यानी एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया। तो यहाँ हम लोग का उद्देश्य है मेन आईएमएफ के बारे में समझना, ना कि वर्ल्ड बैंक। जहां आवश्यकता होगी वर्ल्ड बैंक के बारे में समझाने के लिए वहां हम वर्ल्ड बैंक के बारे में इसको समझा देंगे। उसके बाद हुआ क्या कि उस समय जब इसका स्थापना हुआ था तो पहले इसका 30 देश था, लेकिन वर्तमान में इसमें 189 देश है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 189वां देश कौन है, तो 189वां देश नारू है। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर कोई भी देश अगर आप इसका सदस्य हैं और 189 में यानी आप आईएमएफ का सदस्य हैं, अगर आईएमएफ का आप सदस्यता त्यागते हैं तो आपका स्वतः जो है वर्ल्ड बैंक की सदस्यता यानी विश्व बैंक की सदस्यता आपकी चली जाएगी। अर्थात एक का सदस्यता गंवाने से आपकी दूसरी की भी सदस्यता आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा। दोस्तों आईएमएफ का कार्य और उद्देश्य, पूरे आईएमएफ के कार्य और उद्देश्य को आप देखेंगे तो आप दो प्रकार से आप इसके कार्य और उद्देश्य को देख पाएंगे। पहला आप वित्तीय कार्य और दूसरा परामर्शी कार्य। परामर्शी कार्य के तहत यानी परामर्श देने के अर्थ है कि किसी को आप सलाह दे रहे हैं, तो आखिर ये परामर्श क्या देता है पूरे विश्व को, तो पूरे विश्व को परामर्श ये देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर बढ़ावा देना है तो वो काम किसका होता है, आईएमएफ का, ना कि वर्ल्ड बैंक का। लेकिन अगर ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है तो बढ़ावे देने का उद्देश्य है वो वर्ल्ड बैंक का, जबकि अगर प्रोत्साहन देने का काम है तो वो काम है आईएमएफ का। और वित्तीय कार्य यानी आज ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय कार्य समझाना। अगर आईएमएफ की वित्तीय कार्य की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि इसका मुख्य काम है कि भुगतान असंतुलन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए अल्पकालीन ऋण देना। अब एक एक टर्म यहाँ समझिए, भुगतान असंतुलन क्या होता है। जैसे आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि सभी देश एक दूसरे देश से क्या करती है, व्यापार करती है। व्यापार आप अपने देश से कुछ सामान भेजते हैं, दूसरे देश से जरूरत के सामान अपने देश में लाते हैं। मान के चलिए अगर हम भारत का उदाहरण ले लें तो भारत और अमेरिका का ले रहे हैं। अगर भारत अमेरिका को सामान कम बेचता है तो पैसा कम आएगा, अमेरिका से भारत सामान ज्यादा आता है तो पैसा आपको ज्यादा चुकाना होगा। लेकिन पैसा कम आया, अब पैसा आपको ज्यादा चुकाना है, तो यही भुगतान असंतुलन है। आपको घाटा हुआ, व्यापार में घाटा हुआ तो आपके देश में आपातकाल की स्थिति आएगी, क्योंकि आपके देश हो सकता है कि आपके देश के अंदर जो रिजर्व हो, फॉरेन रिजर्व हो, फॉरेक्स रिजर्व हो, वो खत्म हो जाए, वो समाप्त होने के कगार पे है, यानी आप एकदम इमरजेंसी की स्थिति आ जाए। तो उस स्थिति में आप लोन लेने के लिए अगर विश्व बैंक के पास जाइएगा तो विश्व बैंक आपको उस टाइम इमरजेंसी के समय में आपको लोन नहीं देती है। वही ये आईएमएफ जो होती है इमरजेंसी के समय में
लोन देती है। अर्थात मेन इसका काम है कि किसी भी देश के अंदर अगर आपातकाल की स्थिति हो तो इमरजेंसी में लोन देने का काम कौन करती है? आईएमएफ। और नोट करने वाली बात है कि ये जो लोन देती है वो अल्पकालीन यानी बहुत ही कम समय पे, और साथ ही साथ उस देश से बेल आउट पैकेज करती है। और एक टर्म यहां आ गया बेल आउट। बेल आउट का अर्थ है, अब उदाहरण से आप समझिए, आप अपने किसी क्षेत्र में के निवासी होंगे, आपके घर गांव मोहल्ले के अंदर दो प्रकार के आप व्यक्ति को देख पाते होंगे। एक व्यक्ति वैसा व्यक्ति जो किसी विकास के कार्य के लिए समाज में वो क्या करता है? मदद करता है। मान के चलिए आज हमको कहीं पे जमीन लेना है, कोई घर बनाना है, ये विकास का कार्य है। अगर कोई व्यक्ति आपके विकास के कार्य में सहायता करता है तो वो वर्ल्ड बैंक जैसा व्यवहार करता है। यानी अगर वैसा व्यक्ति आपके समाज में होगा जो आपके विकास के कार्य के लिए अगर आपको धन मुहैया कराएगा, आपको प्रोत्साहन देगा, तो वो विश्व बैंक का हो गया। और दूसरे प्रकार का आप आदमी देखते होंगे कि वो हमेशा इस चीज का इंतजार में रहता है कि तुम्हारा कंगाली कब आए, तुम्हारा बुरा दौर कब शुरू हो। जब कर्ज लेने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, उस वक्त जो विकास कार्य के लिए देता था, यानी वर्ल्ड बैंक जैसा जो व्यक्ति है, वो आपको ऋण नहीं देगा। लेकिन आपको पता है कि इमरजेंसी की स्थिति में कौन लोन देती है? तो आईएमएफ। तो आईएमएफ आपको इमरजेंसी के तहत लोन देगी। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति समाज में होता है दूसरा, जिसको सुदखोर कहते हैं, हमेशा आपको इमरजेंसी में लोन देगा। और इमरजेंसी में लोन देगा और साथ ही साथ आपको शोषण करने का उसका विचार होगा। शोषण किस प्रकार से? कहेगा कि क्योंकि हमको लोन लेना है, हमारा बुरा स्थिति है, हम उसके पास गए हैं, तो वो कहेगा कि हम तुमको पैसा तो देंगे, लेकिन हम जैसा कहेंगे वैसा आप तुमको मानना होगा। तो तुम्हारे पास तो दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि आपको ऋण की आवश्यकता है। तो वही हाल है, वो कहेगा उससे बात नहीं करो, ये नहीं करो, यानी तमाम सारा जो बाउंडेशन में माप देता है, वही आईएमएफ में दृष्टि से आप देखेंगे वो दूसरा प्रकार का जो व्यक्ति है वो आपको बेल आउट पैकेज देती है। यानी किसी ना किसी टर्म से आपको क्या कर देगा? नियम कानून से आपको बांध देगा। पैसा भी देगा, कम समय पे भी देगा, ज्यादा इंटरेस्ट भी होगा, और आपको शोषण करने के लिए ऋण में यानी कि किसी ना किसी नियम में बांध देगा। ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि आपको विकास के कार्य के लिए, क्योंकि इसके नाम में ही स्पष्ट था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का अर्थ होता है कि मान के चलिए आपने किसी रोड को बनवाया, कोई देश रोड को बनवाया, पहले से बना था, वो टूट गया, अब उसका पुनर्निर्माण करना है। तो पुनर्निर्माण करना है तो वो पैसा कहां से आएगा? उस चीज के लिए पैसा हमारा वर्ल्ड बैंक देगा, यानी विकास के कार्य के लिए देता है। और आईएमएफ इमरजेंसी में आपको देता है। तो आईएमएफ अगर मान के चलिए अभी एक हाल ही के दिनों में उदाहरण आप श्रीलंका के लीजिए। श्रीलंका की देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल चौपट हो गई थी। अगर श्रीलंका लोन लेने के लिए किसके पास जाता? आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ उससे क्या मांगता? बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज के तहत कहता कि हम लोन देंगे, ज्यादा रेट पे देंगे, लेकिन तुम्हारा जितना भी पॉलिसी, आर्थिक नीति, चाहे जो भी नीति है, तुमको मेरे अनुसार चलना होगा। यही काम किसका होता है? आईएमएफ का होता है। अब हम आईएमएफ के कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो प्रकार से होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी सदस्य, जितने भी देश इसके सदस्य होते हैं, तो कोई भी कार्य के लिए, कोई भी नियम कानून के लिए सबकी मत की आवश्यकता होती है, जैसे वोटिंग की आवश्यकता होती है। तो किसी खास मुद्दे पर आपके मन में विचार होगा कि 189 देश है तो सब देश के पास वोट, एक एक वोट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी देशों के पास उसके कोटा के आधार पर उसको वोटिंग करने का अधिकार होता है। कोटा आपको कैसे मिलेगा? कि आपके देश की जीडीपी कितना है, आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक में आपका योगदान कितना है, और आपका ग्रोथ रेट कितना है। इन सारी बातों के माध्यम से ही आपको कोटा मिलता है, यानी आपका वोट का वैल्यू उतना ज्यादा होता है। उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के जीडीपी बहुत ज्यादा है तो उसका कोटा ज्यादा है। ऐसा ये बिल्कुल हरगिज नहीं है कि 189 देश है तो 189 देश की वोट वैल्यू एक प्रकार होता है। अब मुख्य बात, एक टर्म यहां सुनते होंगे एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, यानी विशेष आहरण अधिकार। ये आईएमएफ की एक मुद्रा है, ये एक प्रकार का कोई करेंसी नहीं है। पहला नोट डाउन करने वाली है कि एसडीआर कोई जैसे यहाँ रुपया, डॉलर, इस प्रकार का कोई नोट नहीं है, बल्कि ये जो है आईएमएफ द्वारा एक किया गया मौद्रिक इकाई है। अर्थात क्या होता है कि इस एसडीआर का निर्धारण जो होता है, इसको ही हम लोग पेपर गोल्ड यानी कागजी स्वर्ण, कृत्रिम मुद्रा तथा खातों का लेन देन कहते हैं। जैसे समझिए,
इस एसडीआर का जो निर्धारण होता है पूरे विश्व के 5 बड़े, अर्थात इसको दुर्लभ मुद्रा के भी नाम से जान सकते हैं। दुर्लभ मुद्रा का अर्थ होता है कि वैसा मुद्रा जो आसानी से आपको मिल ना पाए, यानी दुर्लभ चीज आसानी से आपको मिल नहीं पाती है, उसको कहते हैं दुर्लभ। यानी ये क्या है? दुर्लभ मुद्रा। इसको 5 देश की मुद्रा से इसका निर्धारण होता है, और उसका होता है कि उसका मूल्य कितना होगा। एक होता है यूएस डॉलर, एक होता है जापान का येन, एक होता है चीन का रेमेंजी जिसको ही हम कहते हैं युआन, और साथ ही साथ ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग और यूरोपियन देश का यूरो। इन 5 देश की मुद्रा के द्वारा किसी भी मुद्रा का एसडीआर का निर्धारण होता है। अर्थात आईएमएफ की जो मौद्रिक इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? एसडीआर। इसको ही पेपर गोल्ड, कागजी स्वर्ण या कृत्रिम मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसका निर्धारण 5 देश की बड़ी बड़ी, यानी उसको क्या कहते हैं, मुद्रा के आधार पर किया जाता है। डॉलर, युआन, येन, चीन का रेमनेमजी, और साथ ही साथ ब्रिटेन का यानी कि पाउंड स्टर्लिंग। इतने सारी मुद्रा से इस चीज का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। ये सब आप देख पा रहे होंगे कि किसका कोटा किस देश में था। अभी हम भारत की, अपने देश भारत की बात करेंगे तो भारत पूरे देश विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यानी कि 5वें नंबर पे है, और आने वाले समय में भारत जो है अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे आ जाएगी। पहले ये 6ठी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अभी जो है ब्रिटेन को पछाड़ कर ये 5वें नंबर पे पहुंच गई है। और शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में हम चर्चा किए थे कि एक डीबीटी योजना और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो भारत का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इस बात का भी मुरीद कौन हुआ था? आईएमएफ। अब समझते हैं कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सीधा सीधी अर्थ है कि सरकार के काम करने के तरीके में जो बदलाव होता है उसको ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उसको आसान बनाना। आप कैसे? किसी भी इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसको आसान कैसे बनाइएगा? वहां एक उचित सड़क यानी पहुंचाइएगा, बिजली पहुंचाइएगा, और उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई स्किल्ड मजदूर यानी वेल्ड मजदूर अच्छे मजदूर को आप उपलब्ध कराइएगा, और साथ ही साथ टैक्स को कम रखिएगा। अगर टैक्स को कम रखिएगा कोई भी देश, तो वहां ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आएगा, और विदेशी निवेश ज्यादा आएगा तो विदेशी टेक्नोलॉजी भारत में आएगा, और भारत में क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। इस काम में, इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में भारत बहुत कहीं ना कहीं हद तक क्या हुआ है? सफल हुआ है। अर्थात जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है तो उसके तरह सरकार के जो काम करने की तरीका होता है उसमें बदलाव होता है, और बदलाव के दृष्टि से आप क्या देख पाते होंगे कि विदेशी निवेश ज्यादा आता है। अब इसका क्या महत्व है, क्या फायदा है? आप देखिए, चाहे घरेलू निवेशक, निवेशक मतलब जो इंडस्ट्री में यानी औद्योगिक क्षेत्र में अपना निवेश करता है, पूंजी लगाता है, तो निवेशकों में आप घरेलू निवेश भी देख सकते हैं, चाहे विदेशी निवेशक को भी देख सकते हैं। दोनों के बीच एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं, इस देश क्या क्या है कि यहाँ सड़क इस इंडस्ट्री में अच्छा है, बिजली का व्यवस्था है, मजदूर यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, वेल्ड मजदूर यानी, और उसके साथ साथ यहाँ पे टैक्स कम है, तो टैक्स, इसके कारण दोनों में विश्वास पैदा होती है, और ज्यादा से ज्यादा निवेश कहाँ आता है? भारत में। और निवेश ज्यादा आएगा तो भारत के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो विदेशी निवेशक है विदेश से तो कारीगर को नहीं लाएंगे, इस देश से ही लाएंगे। तो निवेश होने से रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से देश की उन्नति होता है, और देश की उन्नति होने से भारत यानी कोई भी देश का क्या होता है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे, इकोनॉमी उसका क्या होता है? डेवलप करता है, हाई जोन पे जाता है। अब समझिए, वर्तमान की स्थिति में देखिएगा तो मोदी सरकार यानी भारत सरकार की योजना है कि ये 2024 से 25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छे से आईएमएफ के बारे में समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।